Hello dear students, how are you? I hope all of you doing absolutely fine and welcome to another session of class 10 biology. Today topic is cellular respiration. Okay, let us start. अब इसमें बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक टर्म होती है ब्रीदिंग, एक होती है रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज। ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ना, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, इसको हम कह देते हैं ब्रीदिंग। जो रेस्पिरेशन होती है उसमें जो ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड डिफरेंट टिश्यूज़ में और डिफरेंट सेल में जाती है। वहाँ पे ये ऑक्सीजन यूज़ की जाती है फॉर द फूड ऑक्सीडेशन। फूड ऑक्सीडेशन जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने खाना डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। वहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में है, वो ग्लूकोज सेल में एंटर करती है। तो वहाँ पे एक तो ग्लूकोज आ गई, वो डाइजेस्टेड फूड है। जो सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन जो हमने ब्रीदिंग से ली है, जो कि हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड के साथ कंबाइन करके वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रही है। अब वहाँ पे ग्लूकोज आ गई और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आ गई। तो वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इनसाइड द सेल और उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, वो होता है ये सारा प्रोसेस। सो इस तरह से जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ये डिफरेंस है कि जो ब्रीदिंग है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। ओके, इट्स ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड नॉट एक्चुअल रेस्पिरेशन। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो इट्स ए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब तीन टाइप की रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन को अंदर लेना एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट बॉडी से है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ना, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह देते हैं, जिसको मैंने ब्रीदिंग बोला। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? आपको पता ही है, जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो पहले नेज़ल कैविटी में जाएगी। नेज़ल कैविटी से कहाँ जाती है? आगे फेरेंक्स में, फेरेंक्स से फिर आगे ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से वो आगे लंग्स में जाती है। अब लंग्स में एल्वियोलर सैक होते हैं, वहाँ पे ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है और एल्वियोलर सैक में उधर से ब्लड कैपिलरीज आ रही होती हैं। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड पड़ा होता है, जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, और ये जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमने ली है वो एल्वियोलर सैक में पड़ी है। वहाँ पे इनका एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूज़न। मतलब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो एल्वियोलर सैक में ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो ब्लड आया उसमें ज़्यादा है। तो एल्वियोलर सैक से बाय वे ऑफ डिफ्यूज़न जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम ब्लड वो एल्वियोलर सैक में आ जाएगी। सो ऑक्सीजन अब ब्लड में चली गई, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइन कर जाती है और उसको हम बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% ऑफ द जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है और जो 3% होती है वो इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म होती है इन द ब्लड। ओके, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ब्लड इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाएगा। अब आगे जाके ये जब टिश्यू के नज़दीक पहुंच गई या सेल के नियर पहुंच गई तो वहाँ पे सेल और ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। अब जो ब्लड आया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेकंड नंबर पे जो अंदर सेल है, सेल में उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो अब टिश्यू में क्या होगा कि ये जो गैस ऑक्सीजन है वो टिश्यू में चली जाएगी और टिश्यू में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? इस प्रोसेस को जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस बिटवीन द इनर सराउंडिंग और बॉडी टिश्यू को, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, अंडरस्टैंड? अब ऑक्सीजन है जो सेल में चलेगी, वहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल के अंदर हो रही है।
ओके, समझ गए ना आप। देखिए अब डिटेल में देखिए कि जो आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपको पता होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि बॉडी में से जितना इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो सारा कलेक्ट होकर बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीने कैवा राइट ओरिकल में जाता है। राइट ओरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग्स में। ओके, तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बोल रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी मीन्स ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ गई। अब जो ब्लड है वो प्योर हो गया। प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, वो आएगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, वहाँ से लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर विद द हेल्प ऑफ एओर्टा ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है जो लंग्स से ब्लड में आई, ब्लड में से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब वहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये सेल में चली जाती है, तो वहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यूज़ होती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ओके, सो 3 इसके पार्ट हो गए रेस्पिरेशन के। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब इन द एल्वियोलर सैक विद द ब्लड कैपिलरीज। सेकंड हो गई एक्सचेंज ऑफ, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो टिश्यू में और उसके सराउंडिंग्स में होगी, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, और थर्ड हो गया जो सेल के अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सो क्लियर हो गया। सो ब्रीदिंग है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, इट्स नॉट ए रेस्पिरेशन। अब ये देखिए, ये डायग्राम में मैंने ये वाला पोर्शन शो किया है, ये है ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, या ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल में ब्लड आ रहा है, ये है एल्वियोलर ऑफ द लंग। एल्वियोलर सैक होता है, इसको एल्वियोलस बोला है, सिंगल है तो एल्वियोलस। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही है। ये देखिए ब्लड और एल्वियोलर सैक के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ब्लड आगे चला गया। ठीक है, हार्ट जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये आगे दिखाया एक सेल और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होगा, इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ये IR जो शो किया दैट मीन्स इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, अब इसमें से जो ऑक्सीजन ब्लड में है वो सेल में चली गई। अब सेल में वो यूज़ होगी आगे फॉर फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर, 3 टाइप की रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मीन, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। वो 2 टाइप्स की होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक होता है सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक होता है ब्रेक डाउन। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें हमने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवानी है, उसमें से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इट इज़ अकरिंग इनसाइड द सेल्स। सो इससे जो बायोकेमिकल एनर्जी है जो हमें ऑब्टेन हुई है फ्रॉम द फूड, दैट इज चेंज्ड इनटू ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड ATP। ओके, सो इट्स ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, ये देखिए, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना इनसाइड द सेल। ठीक है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया C6H12O6। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, तो आपको फोटोसिंथेसिस में याद होगा, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाई थी, तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन थी। अब इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी, सो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। ओके, जो एनर्जी रिलीज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज केमिकल एनर्जी एंड विच गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, अब जो मेनली ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बताया है जो सेल में हो रहा है, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स की होती है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन
की प्रेजेंस में नहीं होगी, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ज़्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये पाई जाती है, लेकिन जो ह्यूमंस में है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, अब ये देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, टू प्रोड्यूस एनर्जी। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये दोनों में होती है, देखो एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। एनिमल सेल में क्या है कि जो ग्लूकोज है वो हम डाइजेशन के बाद बनाते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में किया था कि जो ह्यूमन है उसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, तो हम खाना लेते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज बनाया हमने। लेकिन प्लांट जो है उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो अपना ग्लूकोज आप मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोनों केस में जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में से आगे इसकी ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी लेनी है, तो दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में, दोनों में ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये देखिए, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एटीपी। ओके, अब ये जो ग्लूकोज की एटीपी में कन्वर्जन है, ये एक मतलब स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें मतलब 3 टाइप की प्रोसेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता कि ग्लूकोज आ गया सेल में और ऑक्सीजन वहाँ उसको मिल गई और ऑक्सीजन से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। तो हम पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और इस प्रोसेस में 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। देखो एटीपी जो है वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, जब तक ये एनर्जी मतलब बनती है लास्ट तक, तो एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के बाद हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद। तो अभी फर्स्ट स्टेप है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 एटीपी डायरेक्ट मिल रहे हैं। ओके, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट जो फॉर्मेशन हो रही है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की, और साथ में इसके NADH मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, वो आगे सारा डिटेल में आएगा, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ से ये फॉलो कीजिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसमें डायरेक्ट 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ पे रहा है, ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ये आप MCQ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, नेट 2 एटीपी बनते हैं, बनते ज़्यादा भी हैं लेकिन वो कुछ वहाँ पे यूज़ भी हो जाते हैं, इसलिए जो नेट प्रोडक्शन है वहाँ पे 2 एटीपी की होती है। ओके, अब ये जो पायरुविक एसिड है जो साइटोप्लाज्म में बना है, ये आगे क्रब्स साइकिल में जाता है, लेकिन क्रब्स साइकिल में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। क्रब्स पहले ये पायरुविक एसिड जो ये मैंने स्ट्रक्चर शो किया है, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और ये अंदर जो दिखाया है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड जो बने हैं 2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल पहले मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है, और सेकंड यहाँ पे कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं जिसको हम NADH2 बोलते हैं। ठीक है, वो जो NADH जो एनर्जी रिच कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, प्लस यहाँ पे भी NADH कंपाउंड बनते हैं, उनसे आगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। ये क्रब्स देखो, ये पहले पायरुविक एसिड कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल CO में। एसिटाइल CoA क्रब साइकिल में एंटर करता है। क्रब साइकिल कहाँ पे हो रहा है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से क्रैब साइकिल होने के बाद हमें क्रैब साइकिल में जो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं वो एंटर किए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे डायरेक्ट एटीपी के, और साथ में मिलेंगे NADH2 और साथ में मिलेगा एक FADH2। अब आप बोलेंगे NADH2 FADH2 ये क्या है, ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, इनसे आगे हमें ATP बनानी होती है।
ओके। तो ये जो NADH और FADH2 बने हैं ये भी अल्टीमेटली ATP में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो होंगे कहाँ पे? वो होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये देखिए, ये तीसरा पार्ट मैंने शो किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ पे होता है? वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, दो होती है ना, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है, और यहाँ से हमें लास्ट में 36 ATP यहाँ पे मतलब टोटल फॉर्म होते हैं। तो ओके, तो एक ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है कंप्लीट, वहाँ पे हमें टोटल 38 मिलते हैं, तो 36 इससे मिल रहे हैं। वो आगे मैं सारा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, पहले ये समझ गए। सो फर्स्ट जो ग्लूकोज आ रहा है वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज क्या है? वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमें एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिटाइल सी मैट्रिक्स ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए, वहाँ पे ये एसिटाइल CO में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एसिटाइल CO के 2 मॉलिक्यूल्स क्रब साइकिल में एंटर करते हैं। क्रब साइकिल से बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ पे होता है? ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे होता है। और क्रब साइकिल कहाँ पे हो रहा है? मैट्रिक्स ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया पे। सो MCQ के एंगल से ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्रब साइकिल कहाँ पे हो रहा है? इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होता है? जो इनर मेम्ब्रेन होती है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे। ओके, अब ये देखिए, सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को ले रहे हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप का टोटल प्रोसेस होता है। ये जो डिटेल है आगे हायर क्लासेस में है, लेकिन इसमें आपको मैं नेटशेल जो ब्रीफ में है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज का, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं। इनटू द पायरुवेट या पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2। ये कहाँ पे होता है? दिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा कि ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बन रहे हैं, प्लस ये कहाँ पे हो रहा है? इन द साइटोप्लाज्म। ओके, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। और ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक तो हमें 2 डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे जो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, मतलब नेट फॉर्मेशन है जो 2 ATP की होगी। ओके, और एक मिलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड, वो भी 2 NADH2 के मिलते हैं। 2 NADH के मिल रहे हैं, और साथ में क्या मिला? 2 पायरुवेट के। वो NADH2 आगे ATP बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो आगे मैं बता रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, 2 NADH2 और 2 पायरुवेट हमें ऑब्टेन हुए। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये देखो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें रेस्पिरेशन हो रही है, वो 2 टाइप्स की है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की यूज़ आवश्यकता नहीं होती। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ऑक्सीजन की यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, सो ये चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। सो ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पैथवे है बोथ फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मतलब जैसे ग्लूकोज है, अगर उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करवानी होगी तो भी पहले ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। तो पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। अब पायरुविक एसिड का आगे क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, वो उस हिसाब से इसका आगे फेट होता है। वो कैसे होता है वो आगे अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए, सो इट इज़ ए कॉमन पैथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हुई एरोबिक एनारोबिक, बोथ स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस तो होगी ही होगी। सो इट्स ए कॉमन पैथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब जो पायरुवेट है ये एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। हेयर पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू प्रोड्यूस 2 एसिटाइल COA। ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, वहाँ पे 2 एसिटाइल CO की बन रही है। 2 मॉलिक्यूल थे ना पायरुवेट के, वहाँ से 2 एसिटाइल CO बनेंगे, और साथ में यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH2 बनेंगे। यहाँ पे कोई ATP की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पायरुवेट से एसिटाइल COA बन रहा है, यहाँ से सिर्फ हमें 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिल रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिल रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया।
अब ये जो एसिटाइल COA आया है ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो ये पाइरूवेट का एसिटाइल में COA में कन्वर्ट होना, इसको हम लिंक रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, क्योंकि ये पाइरूवेट सीधा क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता, इसको पहले एसिटाइल CO में कन्वर्ट होना होता है। जब ये पाइरूवेट एसिटाइल CO में कन्वर्ट होता है, वहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 2 NaDH2 के मॉलिक्यूल है वो हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। ओके, अब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लूकोज की, और जो एंड प्रोडक्ट है उसमें हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NaDH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। लास्ट जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा क्रेब्स साइकिल का, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन है जो ग्लूकोज की वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए मैंने बोला था कि नेट जो ATP की फॉर्मेशन है ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल के थे, और यहाँ भी क्रेब्स साइकिल में क्या कितने मिल रहे हैं हमें, 2 ATP। सो डायरेक्ट मतलब जो फॉर्मेशन ATP की है वो एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल 4 ATP है। अब हमें NaDH2 कितना मिला, जो ग्लाइकोलाइसिस थी वहाँ पे 2 NaDH के मॉलिक्यूल मिले थे, और जो पाइरूवेट एसिटाइल CO में कन्वर्ट हुआ था यहाँ भी 2 NaDH2 मिले, और 6 NaDH2 हमें कहाँ पे मिले, क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल कितने हो गए ये 2 + 2 + 6, टोटल हो गई ये 10 मॉलिक्यूल। अब एक NaDH जो NaDH2 मॉलिक्यूल है एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, इससे 3 ATP बनते हैं एक NaDH मॉलिक्यूल से। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 10 NaDH2। सो 10 × 3 कितने हो जाएंगे 30। तो 30 ATP जो हैं वो हमें NaDH2 से मिल जाएंगे। ओके, अब ये कैसे मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा NaDH2 एंड FADH2। ये एक लास्ट स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की। सो इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द ATP। अब मैंने शुरू में आपको बताया कि 30 ATP की जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन में। अब 2 + 2 ग्लाइकोलाइसिस में, 2 क्रेब्स साइकिल में, 4 ATP तो डायरेक्ट बन गए। अब जो रिमेनिंग 34 हैं उसमें से 30 कहाँ से आ गए, NaDH2 से, क्योंकि एक NaDH2 जो है वो 3 ATP की फॉर्मेशन करता है। टोटल NaDH2 हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो टोटल हो गए 10। 2 ग्लाइकोलाइसिस में, 2 जब पाइरूविक एसिड एसिटाइल CO में कन्वर्ट होता है वहाँ पे, और 6 जो है क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल कितने हो गए 10। 10 × 3 टोटल हो गए 30। तो 30 + 4 हमारे पास डायरेक्ट हो गए 34। अब जो दो FADH2 है ये भी ATP बनाएंगे। एक FADH2 से कितना बनता है, 2 ATP बन रहे हैं। ओके, अब 2 से कितने हो जाएंगे 4। सो एक FADH2 मॉलिक्यूल है, इससे 2 ATP की फॉर्मेशन हो रही है। हमारे पास 2 FADH2 मिल रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, तो यहाँ से कितनी होगी 2 × 2 4। सो टोटल कितने हो गए 34 हमारे पास पहले ATP बने थे, 4 यहाँ आ गए। सो टोटल कितने हो गए 38। ओके, लेकिन ये जो NaDH2 और FADH2 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो आगे जाके ATP की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्रेब्स साइकिल में नहीं होती। ओके, क्लियर हो गया ना। अब ये देखिए NaDH2 एंड FADH2 लिबरेट हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, यस। ओके, ये जो NaDH2 एंड FADH2 है ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट करेंगे। ये आगे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इनर वॉल ऑफ दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अब ये NaDH2 और FADH है, FADH2 ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन की यूज़ के साथ ये सिंथेसिस ऑफ ATP में यूज़ होंगे। ओके, क्लियर हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। ओके, नो दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड एक्टिवेटिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये देखिए जो मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे यूज़ होगी ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की यूज़ नहीं हो रही, क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीजन की यूज़ नहीं होती, लेकिन क्रेब्स साइकिल होगा तभी अगर ऑक्सीजन है जो सेल में प्रेजेंट होगी। लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर रही है। ओके, क्लियर हो गया।
ये देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि 1 NADH2 वो उससे 3 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक FDH2 से 2 ATP की फॉर्मेशन हो रही है। सो टोटल हमने क्या है कि टोटल NADH जो फॉर्म हो रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में, पाइरूवेट की जो एसिटाइल CO की कन्वर्जन होती है वहाँ पे, और क्रब साइकिल में वो 10 मॉलिक्यूल हो गए। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 ATP की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। सेकंड हो गया FADH2, तो यहाँ पे क्या है कि एक FDH2 से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ATP के, सो 2 × 2 4 ATP हो गए। और ग्लाइकोलाइसिस से हमें डायरेक्ट 2 ATP बन रहे थे, क्रब साइकिल में डायरेक्ट 2 ATP बन रहे थे। ओके, सो टोटल हो गया 38, 30 + 4 + 2 + 2, ओके 38। So after complete breakdown of one glucose molecule there is formation of 38 ATP। क्लियर हो गया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन थी। तो इसमें जो मतलब ब्रीफ में बताऊं जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखने वाले, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज की होती है वो 3 स्टेप में होती है। सो एक स्लो प्रोसेस है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। उसमें एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बना है वो आगे एसिटाइल CO में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो चला जाता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। वो जब एसिटाइल CO में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिटोल CoA आगे क्रब साइकिल में एंटर करता है। क्रब साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास एक तो 2 मॉलिक्यूल ATP के ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट बन गए, और 2 मॉलिक्यूल हैं जो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो एंटर किए थे क्रब साइकिल में वहाँ से बन गए। टोटल 4 ATP डायरेक्ट मिल रहे हैं। बाकी जो हमें एनर्जी रिच कंपाउंड मिले हैं उसमें एक है NADH2, उसकी टोटल जो ग्लाइकोलाइसिस से लेके क्रब साइकिल तक वो हमें 10 मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहे हैं। एक NADH2 से 3 ATP की फॉर्मेशन हो रही है। टोटल 10 मॉलिक्यूल मिले हैं, उसमें से 30 ATP बनेंगे। और एक FADH2 उसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, वो सिर्फ क्रब साइकिल में बने हैं। तो एक FADH जो मॉलिक्यूल है वहाँ से हमें 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास 2 FADH2 है तो 4 ATP हो गए। सो टोटल हमारे पास 38 ATP की फॉर्मेशन होगी। सो आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 38 ATP। सो ये कंप्लीट हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ईस्ट वगैरह हो गया, वहाँ पे ये होता है। तो ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डज नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो अगर ऑक्सीजन नहीं हो रही तो ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस दैट इज़ ए कॉमन पैथवे बोथ फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा, मीन्स ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पे पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। पायरुविक एसिड आगे क्या बनाएगा, उसमें तो वो एसिटाइल CO में कन्वर्ट होकर बाद में क्रब साइकिल में एंटर कर जाए। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड का क्या होता है, ठीक है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम स्टडी करते हैं। So this type of cellular respiration does not use oxygen to produce energy. Sometimes there is not enough oxygen around for some organism to respire, but they still need the energy to survive. Okay. So anaerobic respiration usually occur in lower plants and microorganism. ठीक है, some bacteria होते हैं या कुछ ईस्ट में होता है। So in the absence of oxygen, जो glucose derived from the fruit is broken down into alcohol and carbon dioxide along with the production of energy. अब जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ बनेगा वो पायरुविक एसिड आगे जाके अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, MCQ में पूछते हैं कि एनर्जी फॉर्मेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा हो रही है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा हो रही है। देखिए वहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी वहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे ATP की। एक ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद हमें 38 मॉलिक्यूल्स ATP के मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस होगी। अब पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन उसके पास नहीं है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी प्लस 2 ATP। ये देखिए यहाँ सिर्फ 2 ATP बन रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत लेस है। ओके, साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं। क्लियर हो गया। इन दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन
जो ऑर्गेनिक फूड है दैट इज़ इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रही है यहाँ पे, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। ओके, क्लियर हो गया। अब एक है मसल फैटीग। ये भी मसल फैटीग है जो आपने कॉमनली देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो आपके मसल में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं? वो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है फॉर द टाइमिंग। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? अब जैसे आप कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आपको थकावट फील होने लग जाएगी और आपकी जो लेग्स हैं वहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाएगी और साथ में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। ठीक है, सो ये क्रैम्प्स अकर होते हैं क्योंकि जो मसल सेल होते हैं उस टाइम पे एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। ओके, सो उससे क्या होता है कि पार्शियल ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल फैटीग में हमें जो मसल क्रैम्प्स है वो क्यों पड़ते हैं? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ से आया? दिस इज ड्यू टू पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस नहीं कह सकते, लैक मतलब ऑक्सीजन हमें कम मिल रही है। ठीक है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल पहले जो ऑक्सीजन यूज़ होगी अब हमने एक्सरसाइज बढ़ा दी, ऑक्सीजन उसी हिसाब से हमें मिल नहीं रही तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब वहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है मसल में, उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन द मसल एंड काज मसल क्रैम्प्स। ओके, तो अब जब हॉट शावर ले लेते हैं उसके बाद आपने नोट किया होगा कि वो जो पेन है या क्रैम्प्स है वो सबसाइड कर जाता है। वो क्या होता है कि जब हम हॉट शावर लेते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे तेज़ हो जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन आ रही है तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई उसको बढ़िया हो जाएगी। तो जो ग्लूकोज है वो फिर जो लैक्टिक एसिड है जब उसको मिलेगी फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो मसल फैटीग है, इसमें मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी और पार्शियल ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है इन द मसल दैट काजेज मसल क्रैम्प्स। सो दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, अब ये मैंने एक थोड़ा आपको चार्ट बनाया है, ये देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है C6H12O6। अब साइटोप्लाज्म में इसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरूवेट में। पायरूवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है। मैंने आपको बोला है ना शुरू में 2 ATP की फॉर्मेशन हो रही है, नेट जो फॉर्मेशन होती है ATP की 2, तो यहाँ पे स्लाइटली फॉर्मेशन एनर्जी की रिलीज़ हो जाती है। अब ये पायरूवेट आगे है, उसका क्या फेट है वो डिपेंड करता है उसके पास ऑक्सीजन है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उसके पास है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रब साइकिल के थ्रू होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ कर देगा। एनर्जी वही जो NADH2 प्लस FADH2 है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके टोटल जो है 38 ATP की फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, ये कहाँ पे हो रही है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड हो ये मैंने बताया आपको मसल सेल में। ठीक है, अगर मसल सेल में कब होता है? अब जब हैवी एक्सरसाइज हो जाती है तो उससे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि मसल क्रैम्प्स करता है। ओके, अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट हो गया जैसे, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, सो क्लियर हो गया आपको? ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम जो रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन, उसका क्या मैकेनिज़्म है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।